हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डीवैल्यूएशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट्स। किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट किया जा सकता है डीवैल्यूएशन के थ्रू। तो डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में फ़र्क होता है। डेप्रिसिएशन डिमांड सप्लाई की वजह से आता है और डीवैल्यूएशन में कंट्री की जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है वो खुद डेलिबरेटली ऐसे स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू गिरती है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन अ कंट्री हैविंग अ स्टेबल और पैक्ड एक्सचेंज रेट, द रिमूवल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कैन बी पॉसिबल थ्रू डेलिबरेट पॉलिसी मेजर ऑफ डीवैल्यूएशन। कोई भी ऐसी करेंसी कंट्री जिसकी करेंसी स्टेबल है, पैक्ड है या फिक्स एक्सचेंज रेट वहाँ पे चल रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो डेफिसिट है उसको ख़त्म किया जा सकता है। किस तरीके से? डीवैल्यूएशन करके। ठीक है, द डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी मीन्स डेलिबरेट lowering down the external value of a unit of home currency या domestic currency in terms of gold और SDR। SDR क्या होता है? SDR के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप नीचे टाइप कर देना SDR, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। और फॉरेन करेंसी बाय एन ऑफिशियल एडिक्ट। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि खुद से सरकार जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू को लोअर करती है, मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी के मुकाबले लोअर करती है, तो उसे डीवैल्यूएशन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में फ़र्क है। डीवैल्यूएशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्सचेंज डेप्रिसिएशन इन दैट द लेटर इन्वॉल्व्स द रिडक्शन इन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ होम करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ द फ्री वर्किंग ऑफ द मार्केट फोर्सेस। डीवैल्यूएशन मार्केट में इंटरफेरेंस या डिमांड सप्लाई के चेंज होने की वजह से नहीं आता, वो डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से करेंसी की वैल्यू का गिरना। डीवैल्यूएशन में कंट्री की जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है वो खुद इंटरवीन करता है और अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराता है। डीवैल्यूएशन ऑन द अदर हैंड या ऑन द कंट्रेरी इज द रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट गवर्नमेंट डिसीजंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट डेलिबरेटली ऐसे स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू गिरे। Indian rupee underwent a devaluation in September 1949 against pound sterling by 30.5%। तो अब इंडिया का डाटा है कि इंडिया ने कब कब डिवैल्यूएशन की थी। दिस मेजर वॉज अ डिफेंसिव रिएक्शन टू द डिवैल्यूएशन ऑफ पाउंड स्टर्लिंग बाय द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने भी उस टाइम पे जो पाउंड स्टर्लिंग उसकी वैल्यू कम की थी, तो हमने काउंटर एक्शन तो लेना ही था कुछ ना कुछ। अगर हम अपनी करेंसी को उसी रेट पे रखते तो हमारे तो एक्सपोर्ट से गिर जाते। ठीक है, एज इंडियाज़ 75% एक्सटर्नल ट्रेड वॉज विद ब्रिटेन, इट्स एक्सपोर्ट्स कुड हैव सफ़र्ड ग्रीवियसली। हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत धक्का लगता कि अगर बाहर की करेंसी की वैल्यू, जो ब्रिटेन की करेंसी की वैल्यू गिर गई और हमारी ज़्यादा, तो हमारा तो सामान ही खरीदना वो बंद कर देते, क्योंकि हमारा 75% ट्रेड उनके साथ था उस टाइम पे। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द रुपी एंड पाउंड स्टर्लिंग प्रायर टू द डिवैल्यूएशन वॉज 1 रुपी जो है 30.225 सेंट्स के बराबर था, एंड आफ्टर डिवैल्यूएशन इट वॉज 1 रुपी इक्वल टू 21 सेंट्स। तो हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया। ठीक है, Rupee was devalued again in June 1966 by 36.5% against pound sterling and US dollar। तो फिर से 1966 में इसको डिवैल्यू किया गया करेंसी को, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए। दिस मेजर वॉज डायरेक्टेड टू रैशनलाइज द एक्सचेंज रेट टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस of Indian exports in foreign exchange markets, to promote import substitution and offset the balance of payment deficit। तो डिवैल्यू क्यों किया गया? ताकि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बाहर बढ़ जाए, हमारा माल सस्ता हो जाए तो बाहर ज़्यादा बिकेगा, और बाहर से जो सामान आ रहा है उसके लिए इंपोर्ट सब्सिट्यूशन विद इन द कंट्री ही जो है शुरू किया जाए और मोटा के बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट्स है वो कम हो जाएँ। इन जुलाई 1991 द इंडियन रुपी वॉज अलाउड टू रीएडजस्ट इसको किया गया इट्स एक्सचेंज रेट विद US डॉलर एंड पाउंड स्टर्लिंग। फिर से 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो फिर से थोड़ा जो रुपये है उसको एडजस्ट किया गया, डीवैल्यू किया गया। दिस हैड बिकम नेसेसरी on account of sluggish growth of exports and consequent increasing balance of payment। एक तो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही थी उस टाइम और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट्स हो रहे थे, बजट में भी डेफिसिट्स हो रहे थे। दिस रिजल्टेड in a decline in the exchange value of rupee between 20.45% to 23.07% in relation to major world currencies। तो 1991 में जो भी हमने डिवैल्यूएशन की थी उसकी वजह से जो मेजर वर्ल्ड की जो करेंसीज थी उनके मुकाबले हमारे रुपये में काफ़ी गिरावट आई, 20.45% से लेकर 23.07% तक। ठीक है,
एज डिवैल्यूएशन इज अंडरटेकन, जब भी डिवैल्यूएशन की जाती है, द होम करेंसी बिकम्स चीपर रिलेटिव टू फॉरेन करेंसी, हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है और फॉरेन करेंसीज जो है महंगी हो जाती हैं। द फॉरेनर्स स्टार्ट थिंकिंग दैट डिवैल्यूइंग कंट्री हैज़ बिकम अ चीपर मार्केट, फॉरेनर सोचते हैं कि अब जो जिस कंट्री में डिवैल्यूएशन हुई है उसकी मार्केट सस्ती है, वहाँ से जाके सामान खरीदते हैं तो उस कंट्री के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे डायरेक्ट देयर डिमांड to that market and the devaluing country finds opportunities to expand its exports, तो उन countries के exports बढ़ जाते हैं। At the same time the importers of the devaluing country start feeling that foreign market has become relatively more costlier, तो अब हमारे लिए जो डीवैल्यूइंग कंट्री है उसके लिए फॉरेन मार्केट्स कॉस्टलियर हो जाती हैं, वो बाहर से सामान खरीदना कम कर देते हैं तो इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन द डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स, तो फॉरेन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो डीवैल्यूइंग कंट्री में कम हो जाती है। द कंज्यूमर स्टार्ट स्विचिंग देयर डिमांड टू द होम प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उनके ऊपर उनकी डिमांड हो जाती है और इंडिजिनस गुड्स को प्रेफरेंस मिलती है। दिस एनकरेजेस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ होम प्रोड्यूस्ड गुड्स इन प्लेस ऑफ फॉरेन गुड्स, जैसा कि मैंने बताया। दस devaluation helps in improving the balance of payment through promoting exports and restricting imports, तो इसकी वजह से जो devaluation है वो हमारी मदद करती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो डेफिसिट्स हैं उसमें कम किया जाए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, और एक्सपोर्ट बढ़ता भी है और इंपोर्ट्स कम भी हो जाते हैं। इवन the advanced countries including the USA, Britain, France, Germany and Japan have restored this measure to resorted मेरे मुंह से निकल गया, restored मेरे मुंह से निकल गया, resorted है, मतलब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो भी अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए जो है डीवैल्यूएशन का सहारा लेती हैं, ठीक है। तो वो भी अपनी करेंसी को जो है उस डिवैल्यू करते हैं ताकि उनके कंट्रीज़ के भी एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, ठीक है। वो भी इस तरीके से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा। द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ डीवैल्यूएशन आर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड रिडक्शन in imports so that the balance of payment can either be reduced or completely eliminated, तो या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। तो डीवैल्यूएशन को हम इस तरीके से देखते हैं कि अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और इंपोर्ट्स कम हो गए। द अचीवमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम थ्रू डीवैल्यूएशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग लिया हुआ है। इन द गिवन फिगर एक्स माइनस एम दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट फंक्शन, ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीज़, इट वेरीज इन्वर्सली विद इनकम, इसका और इनकम का जो है नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेविंग, जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग फंक्शन विच वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इसका पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। इनिशियली गिवन द नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट इन्वेस्टमेंट फंक्शन, द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट ओ वाई लेवल, जहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं, तो ओ वाई ज़ीरो लेवल, ठीक है, इनकम लेवल वाई ज़ीरो, तो हम कह देंगे ओ वाई ज़ीरो लेवल पे जो इनकम लेवल पे ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। इन दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अमाउंटिंग टू ए वाई ओ, तो ए वाई ओ या ए वाई ज़ीरो इतना हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे कम है और इंपोर्ट हमारे ज़्यादा है। द डीवैल्यूइंग या डीवैल्यूएशन ऑफ द होम करेंसी एनलार्जेस एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूसेस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट्स कर्व शिफ्ट अप टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट डैश, तो इसकी वजह से ये जो कर्व है नेट एक्सपोर्ट्स की ये शिफ्ट हो जाएगी इधर, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट अब और ज़्यादा बढ़ गए और इंपोर्ट जो है वो कम हो गए। तो अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन गया है, वाई वन पॉइंट पे, जो कि इनकम जो अब करंट इनकम है वो है ओ वाई वन, जिसको ज़ीरो वाई वन भी कुछ लोग कहेंगे, बट ओ वाई वन कहना ज़्यादा सही रहेगा। its intersection with IS curve, IS वाली ये वो वाली कर्व नहीं है, I minus S's net investment curve takes place exactly at the horizontal scale at the income Y1, since no gap is left between export minus import and the horizontal scale, the balance of payment deficit can be completely wiped out, क्योंकि अब इनके बीच में कोई जो है गैप नहीं रहा। इनकम का जो गैप है जो पहले इतना था, जो मैं आपको बता रहा हूँ ए वाई ज़ीरो था, अब वो कोई गैप नहीं रहा, जहाँ पे ये जो नेट एक्सपोर्ट्स की कर्व और नेट इन्वेस्टमेंट की कर्व इंटरसेक्ट कर रही हैं, एग्जैक्टली वहीं पे ही ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इनकम है। तो हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो
जो उथल पुथल था, जो डेफिसिट था, वो पूरा हो गया। ठीक है, पूरा हो गया मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है। Regarding devaluation, it should be remembered that the benefits या beneficial effects of devaluation are not permanent. हमेशा permanent नहीं रहेंगे कि हमेशा आपका exports बढ़ते रहेंगे. These can be available only for a limited time period until the cost price structure abroad एंड इन द होम कंट्री डज नॉट एडजस्ट टू द न्यू एक्सचेंज रेट पैरिटी। ये तभी तक चलते रहेंगे जब तक फॉरेन मार्केट्स में हमारा जो कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो जाता, या फिर हमारे कंट्री में ये प्राइस सिस्टम के हिसाब से, जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके हिसाब से ये एडजस्ट नहीं हो जाता। एक बार एडजस्ट हो गया तो फिर जो बेनिफिट्स हो रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए बेनिफिट्स होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।